तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्ग 10 का इतिहास पार्ट 3, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इसी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो बन चुका है, आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला तो बोल रहा है कि हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। यानी सवाल कहने का मतलब है, सवाल ये बोल रहा है कि हिंद चीन जो था आखिर उपनिवेश था। तो उपनिवेश स्थापना जो फ्रांस था, फ्रांस हिंद चीन में उपनिवेश जो स्थापना किया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, वही यहाँ पे सवाल पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रांस जो था हिंद चीन पर अधिकार जमाकर उसे अपना उपनिवेश बनाना चाहता था। ठीक है, जैसे फ्रांस जो था हिंद चीन में आया था तो सोचा कि हम हिंद चीन को उपनिवेश बना लेंगे और जो मन होगा वो करेंगे। ठीक है, जिसका निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य था। आखिर मेन उद्देश्य क्या था उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला उद्देश्य की अगर बात करें जाए तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का मतलब हुआ कंपटीशन, वो भी व्यापारी में। ठीक है, बिजनेस में कंपटीशन। जैसे हुआ क्या था कि फ्रांस को डच एवं ब्रिटिश कंपनियों का सामना करना था। जैसे डच और ब्रिटिश जो वहाँ पे कंपनी स्थापित किए हुए था उसका सामना करना था, उसको पिछाड़ना था कैसे भी करके। इसके लिए वह उसे एक ऐसा स्थान चाहिए था जहां से वह भारत और चीन दोनों पर नज़र रख सके। यानी कि वैसा सोच रहा था फ्रांस कि ऐसा जगह हमको अगर मिल जाए, ऐसा स्थान मिल जाए कि जहां से हम चीन पर भी नज़र रख सकें और भारत पर भी नज़र रख सकें। दूसरा का जो कारण था, मुख्य उद्देश्य था, चीन से सटे वियतनाम के राज्यों में। जैसे वियतनाम जो था, वियतनाम के एक जो सीमा था वो चीन से सटा हुआ था। तो उसमें खनिज संसाधन, जैसे उसमें खनिज था, कौची था, तो कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, जिसका उपयोग वे आसानी से कर सकते थे। फ्रांस जो सोचा कि वियतनाम में अगर कब्जा करेंगे तो वियतनाम में समझ जाइए कि बहुत बढ़िया से यहाँ पे दिख रहा है कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन आदि, मतलब ये सब है तो आसानी से इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से यहाँ पे उपनिवेश यहाँ पे बनाने के लिए सोच रहे थे। तीसरा का है कि असभ्य लोगों को सभ्य बनाना। असभ्य का मतलब हुआ कि सभ्यता, मान जैसे दूसरे देश का, यहाँ पे असभ्य का मतलब ये नहीं कि खराब हुआ, जैसे बढ़िया हुआ लेकिन बढ़ियों में अपना हिसाब से बढ़िया। जैसे समझिए क्वेश्चन से, तो हिंद चीन में फ्रांसीसियों ने यूरोपीय सभ्यता का प्रचार प्रसार करके वहाँ के लोगों को सभ्य बनाना चाहा। जैसे देखिए, ऐसा बात नहीं कि सभ्य नहीं था, लेकिन फ्रांस आया और अपना भाषा और अपना शिक्षा वहाँ पे देने लगा, इसलिए अपना शिक्षा देकर उन लोगों को सभ्य बनाने की कोशिश कर रहा था। तो ये था 3 गो उद्देश्य। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि माइली गांव, यहाँ पे समझिएगा कि माइली गांव की घटना क्या थी। माइली गांव की घटना क्या थी और इसका क्या प्रभाव पड़ा। माइली गांव की घटना क्या थी और इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो देखिए समझते हैं। दक्षिणी वियतनाम में एक माई ली नामक गांव था। अमेरिका ने सोचा कि यहाँ के लोग वियतकांग को समर्थन करते हैं, इसलिए अमेरिकी सेना ने
पूरे गांव पर आक्रमण करके सारे पुरुषों को मार डाला तथा औरत और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। तो उन्हीं लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा व्यक्ति जीवित बच गया, जिसने इस घटना को पूरे विश्व को बताया। यानी कि जब पुरुषों को मार दिया था, ओकरे में एगो बूढ़ा आदमी बेचारा बच गया और इसी ने पूरे विश्व को बता दिया कि अमेरिका के सैनिक किस हिसाब से हैं और क्या हैं। तो इस घटना का प्रभाव इतना पड़ा कि अमेरिकी सेना का जो आलोचना होने लगा, आलोचना का मतलब शिकायत होने लगा। इतना ही नहीं, अमेरिका में ही अमेरिकी सैनिकों की बेइज्जती होने लगी। माने जैसे देखिए अन्य देशों को हम कौजी कहें, माने उसी देश में अमेरिकी सैनिकों का क्या यहाँ पे होने लगा, बेइज्जती होने लगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे काम ही उन लोग किए थे। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना बढ़ गया कि राष्ट्रपति निक्सन ने शांति स्थापित करने के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा कर दिया, जो इस प्रकार से था। यानी कहने का मतलब ऐसा इन लोगों ने काम किया, समझिए अमेरिकी सैनिकों ने, कि जिसके हिसाब से क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बन गया कि ये क्या हो रहा है, लड़ाई तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे तो लड़ाई नहीं किया जाता है। तो इसलिए वहाँ के जो राष्ट्रपति निक्सन थे, तो उन्होंने कहा किया कि 5 सूत्री योजना की घोषणा कर दिया। अब 5 सूत्री योजना की घोषणा जो था आखिर है क्या, उसको समझने जो इस प्रकार से था। जैसे पहला था कि हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद करके अपने स्थान पर रुके रहें। माने कहने का मतलब पहला था कि देखिए हिंद चीन में जो लड़ाई हो रहा है, जो सेना है, सब लड़ाई बंद करके और जहाँ है वहीं पे आराम से रुके रहें। दूसरा था कि युद्ध विराम की देख रेख जो होगा अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। यानी कि एक देश से काम नहीं चलेगा, अंतर्राष्ट्रीय माने जो देशों के भी माने जो हेड होते हैं, उन लोगों के देख रेख में यहाँ पे विराम मतलब युद्ध को देखा जाएगा। तीसरा का था कि इस दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। अभी नहीं कि यहाँ पे युद्ध रुकल है और वो सोच रहा है कि ना हम दूसर देश पे कब्जा कर लेंगे, तो ऐसा शक्ति बढ़ाना भी नहीं था। चौथा था कि युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। यानी कि चाहे कुछ भी हो, कैसनो लड़ाई हो, तो उसको बंद कर देना था। यही हुआ। इसके बाद पांचवा जो है युद्ध विराम का लक्ष्य था। युद्ध विराम आखिर क्यों हो रहा था, तो उसका लक्ष्य था कि हिंद चीन में चल रहे संघर्ष का अंत होना चाहिए। माने जो देखिए पांच सूत्री योजना जो था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि हिंद चीन में जो संघर्ष चल रहा था, जो लड़ाई चल रहा था, उसको कैसे भी करके रोका जाए। तो इस प्रकार से दूसरा का ये क्वेश्चन इस प्रकार से था। अगर बात करा जाए तीसरा क्वेश्चन के, तो देखिए यहाँ पे बोला तीसरा क्वेश्चन कि राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी, इसका प्रभाव कैसे पड़ा, क्या पड़ा। तो चलिए समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है सवाल कि राष्ट्रपति जो निक्सन थे, आखिर हिंद चीन में शांति स्थापित करने के लिए क्या किए थे ना, कि 5 सूत्री योजना के दिए थे मतलब। तो कह रहा है कि आखिर इसका प्रभाव
क्या पड़ा हिंद चीन में? तो देखिए हिंद चीन में शांति स्थापित करने के लिए निक्सन ने 5 सूत्री योजना दिया था, जो इस प्रकार से है। अभी हम लोग यहाँ पे समझ चुके थे दूसरा क्वेश्चन में 5 सूत्री जो योजना था वही सेम यहाँ पे रहेगा। तो देखिए वही 5 यहाँ पे सूत्री योजना है। तो पहला है कि हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद करके अपने स्थान पर ही रुके रहेंगे, ये तो समझ में आ गया था। युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे, ये भी हो गया था। इस दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, हो गया था। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। इसके बाद था युद्ध विराम का लक्ष्य था कि हिंद चीन में चल रहे संघर्ष का अंत होना चाहिए। अब देखिए 5 जो सूत्री योजना था ये तो दिया, निक्सन दिया, लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ा इसको समझिए। तो निक्सन के इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। कहा गया मतलब जो देश था कहा कि नहीं ऐसा होने वाला नहीं है, जिससे अमेरिकी सेना ने पुनः बमबारी शुरू कर दिया। अब देखिए ये शांति चाह रहा था अमेरिका भी अब, लेकिन जो आउटी जो देश थे जैसे उन लोग कहा कि नहीं ऐसा होबे नहीं करेगा। तो अमेरिका जो सेना था, अमेरिका के जो सेना था वो फिर से बम बरसाना शुरू किया। यही सब देखते हुए 24 अक्टूबर 1972 ईस्वी में वियतकांग उत्तरी वियतनाम, अमेरिका दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हुआ, लेकिन दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और फिर से वार्ता यानी बात करने के लिए कहा दक्षिणी वियतनाम की नहीं, फिर से बात को कहा जाए कि क्या कहा गया था, क्या वहाँ पे नियम था। तो वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। वियतकांग कहा कि नहीं बार बार यही होते रहेगा। इसके बाद अमेरिकी सेना ने हिरोशिमा में जितना बम गिराया था उससे ज़्यादा बम उत्तरी वियतनाम में गिराया, जिससे वियतनाम भी ध्वस्त हो गया। फिर भी वियतनामी डटे रहे। जैसे हुआ क्या कि जब निक्सन 5 सूत्री योजना जब दिया तो यहाँ पे हुआ क्या कि सब लोग इसको ठुकरा दिए। फिर अब यही सब देखते हुए फिर अमेरिका बम बरसाना शुरू कर दिया। तो एक बाद का हुआ कि 24 अक्टूबर 1972 ईस्वी में वियतकांग हो गया, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम जो था समझौता, सोचा कि अब समझौता तो कर ही पड़ेगा। तो समझौता हुआ, लेकिन दक्षिणी वियतनाम फिर से टांग अड़ा दिया, कहा कि नहीं ऐसे होना नहीं चाहिए। तो यही देखते हुए वियतकांग भी कहा कि नहीं दक्षिणी वियतनाम का हम समर्थन नहीं करेंगे, ठीक है। यह सब देखते हुए अमेरिका आपकी इतना बम गिरा दिया यहाँ पे वियतनाम में कि जितना हिरोशिमा पर जब गिराया था ना तो उससे कहीं अधिक परमाणु बम गिरवाया, जिससे वियतनाम क्या होगा बहुत ध्वस्त हो गया, बहुत नष्ट हो गया। लेकिन फिर भी वियतनामी जो थे डटे रहे, वियतनाम के जो सेना लड़ रहे थे एकदम डटे रहे कि जो होगा देखा जाएगा। अंत में 27 फरवरी 1973 ईस्वी को पेरिस में युद्ध समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में मुख्य बातें थी कि युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी और इस तरह से 30 अप्रैल 1975 ईस्वी में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण भी हो चुका था। जैसे हुआ क्या कि जब वियतनाम पर अमेरिका बम फोड़ा, एक बाद का हुआ कि अब देखा गया कि भाई यार शांति स्थापित करना तो होगा। तो शांति स्थापित करने के लिए पेरिस में एक समझौता हुआ 27 फरवरी 1973 ईस्वी को, उस पर हस्ताक्षर किया गया। सभी देशों का हस्ताक्षर लिया गया। तो अब इस समझौता में एक मुख्य बात था कि देखिए युद्ध समाप्त अगर होगा तो 60 दिन के अंदर जितना सेना है अमेरिका के ये सब का हो जाएगा, वापस हो जाएगा। और इतना जब हो गया तो इसके बाद 30 अप्रैल 1975 ईस्वी तक आते आते क्या हुआ, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया, यानी कि सिर्फ वियतनाम बन गया। इस प्रकार से ये खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है,
बोल रहा है कि फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों के भी समीक्षा करें। माने कहने का मतलब है कि फ्रांस जो आया था हिंद चीन में तो शोषण तो किया ही, लेकिन शोषण करने के साथ साथ आओ बढ़िया बढ़िया काम किया कि नहीं किया उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए हुआ क्या था कि फ्रांस ने प्रारंभिक शोषण व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया था। जब फ्रांस आया था तो कहाँ से शुरू किया था? तो व्यापारी नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया था। उसके बाद ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण करने लगा। इसके बाद ग्रामीण में इलाकों में आया और इसके बाद जो मजदूर थे, किसान थे, उसको शोषण करने लगा। फ्रांस ने हिंद चीन में शोषण तो किया, लेकिन शोषण के साथ साथ सकारात्मक काम भी किया, यानी कि बढ़िया काम भी किया। उसने जंगल युक्त दल क्षेत्रों दलदल भूमि जिस पर खेती नहीं हो पाती थी उसको खेती युक्त बना दिया। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फ्रांस ने हिंद चीन में नहरों का जाल बिछा दिया। कहने का मतलब हुआ कि देखिए शोषण तो करबे किया, लूटेला तो लूटबे किया, लेकिन बढ़िया बढ़िया भी काम किया। जैसे देखिए हिंद चीन में जहाँ जहाँ दलदल था या फिर ऐसा क्षेत्र था जिस पर खेती बाड़ी नहीं होता था उसको क्या किया कि खेती के लायक बना दिया। फ्रांस ने हिंद चीन में क्या किया, नहरों का जाल बिछा दिया। जहाँ पानी की आपूर्ति होता था वहाँ पे पूर्ति करने लगा। यही सब का परिणाम था कि 1931 आते आते वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया। देखिए जब वहाँ पे नहर का जाल बिछ गया, ठीक है, तो इसीलिए 1931 ईस्वी आते आते वियतनाम जो था विश्व का तीसरा बड़ा जो देश बन गया। किसके मामले में? तो चावल उत्पादक करने में, चावल का उत्पादन करने में, धान का खेती करने में। रबर बागानों फार्मों खानों, माने बोले तो कोयला का खान या फिर खनिजों का खानों में मजदूरों को बंधुआ मजदूरों की तरह काम कराया जाता था। बंधुआ माने कोई अधिकार नहीं है मजदूर को। लेकिन फिर भी हिंद चीन में विकास तेजी से हो रहा था। देखिए थोड़ा बहुत तो शोषण कर रहा था तो काम होबे न करेगा गलती, लेकिन फिर भी कह रहा है कि हिंद चीन में विकास बहुत तेजी से हो रहा था, इसलिए कुछ हद तक लोग खुश भी थे। माने ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ ठीक भी थे। इतना ही नहीं, पूरे हिंद चीन में रेल मार्ग एवं सड़क का जाल बिछ गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी फ्रांस बहुत कुछ किया। इस हिसाब से चौथा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, जो इस प्रकार से है। जैसे यहाँ पे सवाल है कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें, कि हिंद चीन में आखिर राष्ट्रवाद कैसे आया, कैसे लोगों को यह लगा कि अब हमें क्रांति करनी चाहिए। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए फ्रांस को हिंद चीन में क्रांतिकारियों का सामना तो पहले से करना पड़ रहा था। माने फ्रांस जो था अभी नया नहीं था, क्रांतिकारियों का सामना तो बहुत पहले ही से करे पड़ रहा था फ्रांस को। लेकिन 20वीं शताब्दी तक यह समस्या बढ़ गई। 20वीं शताब्दी आते आते समझ जाइए कि एकदम समस्या क्या होगा, बहुत गंभीर हो गया। अब लोग छोटे छोटे बातों पर भी क्रांति के लिए तैयार हो जाते थे। माने अब जैसे तनियों मन दिक्कत परेशानी हुआ ना, राजा किया ना, तो एकदम तुरंत कि अब लड़ेंगे तो लड़ेंगे, क्रांति होगा, अब ऐसे नहीं चुप बैठेंगे। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए फान बोई चाउ ने 1930 ईस्वी में दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी दल का गठन किया, जिसके नेता कुआंग दे थे। साथ ही फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिख दिए, नामे को पुस्तक लिख दिए।
इसने तो समझिए कि पूरे वियतनाम में राष्ट्रवाद की एकदम लहर दौड़ा दिया। इसलिए कहा जाता है कि कम से कम देश के सेवा में भी काम करना चाहिए। तो जो फान बोइचाओ जी ने यहाँ पे जो किताब लिखा, पुस्तक लिखकर हलचल मचा दिया। जब 1905 ईस्वी में जापान जैसे छोटे देश रूस से हार गया था। जैसे क्या हुआ था, जैसे जापान जो था, सॉरी गलती हो गया, जापान जो था, जापान जैसे छोटे देश से, जापान चूंकि छोटा था और छोटे देश से क्या हो गया था, रूस हार गया था। तब तो आओ यही के दिमाग में हुआ कि वाह, जब एगो छोटे सा देश अगर लड़े ला तैयार हो गया तो बड़का देश को हरा सकता है, तो मजा आ जाएगा, हम लोग कम नहीं है। और तब और अधिक प्रेरणा मिली और वियतनामी छात्रों ने वियतनाम कुआन फूक होई की स्थापना कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में हिंद चीन से मजदूरों को लेकर जाने लगा। जैसे क्या होने लगा यहाँ पे देखना है कि जब जापान से हार गया रूस, तो इन लोग की हिम्मत बढ़ गया कि वाह, तब तो हम नहीं लड़ सकते, हम नहीं कुछ करेंगे। लेकिन इसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, एक वाव कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो उसमें हिंद चीन से मजदूरों को लेकर वहां पे जाया जाता था और इन सैनिकों को युद्ध की प्रथम पंक्ति में रखा जाता था। माने पहिलका लाइन में, कि अगर गोली लगेगा तो इन्हीं के लगेगा, तो पहला लाइन में रहते थे, जिससे मरने वालों में इनकी संख्या ज़्यादा होती थी। इन सब बातों से हिंद चीनी जो थे काफ़ी आक्रोशित हो गए, कहे कि वाह रे वाह, ये कौन आदत है कि भाई हम नीले आगे रहेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन हुआ। 1930 ईस्वी में जब विश्वव्यापी मंदी आया, एकदम हड़ताल हो गया, एकदम माने गरीबी आ गया, तो उस स्थिति में चावल, रबर आदि के दामों में गिरावट आने लगा, जिससे हिंद चीन में बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी। और अब जनता के पास साम्यवाद अपनाने एवं फ्रांस के खिलाफ क्रांति करने के अलावा कोई चारा बचा नहीं। और इसलिए 1930 ईस्वी में हो ची मिन ने वियतनाम कांग सान देंग यानी वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। इस तरह से हिंद चीन में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी थी। तो इस प्रकार से हमारे चैप्टर का जो आंसर क्वेश्चन था समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को हमेशा प्लेलिस्ट में जाकर देखें, प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि बढ़िया लगा होगा। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों एंड बाय बाय।